बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। और आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम केस की 18 अगस्त की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने इसके साथ तहरीरी नोट जारी किया है, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि 19 जुलाई 2022 से नैब केस की समाअत कर रहे हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अदालती फैसले से कबल ही लागू हो चुका है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अमानत गशकोरी मौजूद हैं और इसके साथ साथ साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार अमानुल्लाह कनरानी भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आपकी जानिब भी आऊँगी, लेकिन सबसे पहले अपने नुमाइंदे से मज़ीद डिटेल्स ले लेते हैं। अमानत, आगाह कीजिएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम के खिलाफ जनरल पीटीआई की दरख्वास्त पर 18 अगस्त को जो समाअत हुई थी उसका तहरीरी हुक्मनामा जारी किया और एक हफ्ते में वफाकी हुकूमत के वकील से तहरीरी मारूज़ात तलब किए हैं। 29 अगस्त को दोबारा इसकी समाअत होनी है। ताहम इस केस में अहम जो नोट जारी किया गया वो जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से जारी किया गया है, जिसमें उनका ये कहना है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो एक कानून बन चुका है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो है अवामी मफाद के मुकदमात को ना सुने। पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर जो हुक्म इम्तना जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, उस पर फैसला किया जाए, उस एक्ट से मुतालिक फैसला किया जाए और उस एक्ट के बाद ही अवामी मफाद के जो मुकदमात हैं उसकी समाअत सुप्रीम कोर्ट करे, क्योंकि एक्ट के आने के बाद अब जो है चीफ जस्टिस पाकिस्तान अकेले जो है वो बेंच तश्कील नहीं दे सकते। अवामी मफाद के मुकदमात में 2 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमेटी भी होगी। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने नैब तरमीम केस जो है उसमें फुल कोर्ट बनाने की भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान को तजवीज़ दी है और ये कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि आइंदा समाज जो है वो फुल कोर्ट करेगा और या तो प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट पर पहले फैसला किया जाएगा या फिर फुल कोर्ट ही इस केस को सुनेगा। ठीक है अमानत गशकोरी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अमानुल्लाह साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने नोट में कहा है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अदालती फैसले से कबल ही लागू हो चुका है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की मौजूदगी में नैब तरमीम के खिलाफ केस फुल कोर्ट को सुनना चाहिए, इस पर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, बदकिस्मती से हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस मुराता बंदेयाल साहब जो है वो जिद पे अटके हुए हैं। बार बार जो है तकरीबन आधे से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस जो है उनको तवज्जो दिला चुके हैं कि आप जो है इस तरह वन मैन शो कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक कोर्ट का जो तस्वर है आइन के तहत वो चीफ जस्टिस जजेस का है, उसको पामाल करके वो फर्द वाहिद जो है तमाम अख्तियारात इस्तेमाल कर रहा है, जिसको रोकने के लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कानून 2023 का आया है। और इससे पहले ये जो कानून आया उस वक्त तक जो है कानून एक्ट नहीं बना था। सुप्रीम कोर्ट ने यानी बच्चा पैदा नहीं हुआ उसको पहले से रोक दिया, तो नतीजतन मेरे नज़दीक वो जो स्टे है वो इंफ्रक्चुअस हो चुका था। और उसके बावजूद जो है आपने देखा ऑनरेबल चीफ जस्टिस डिजिग्नेटेड चीफ जस्टिस नामजद चीफ जस्टिस काजी फायदी साहब ने PLD 2023 सुप्रीम कोर्ट 387 में बाकायदा अपने 3 मेंबर बेंच था, जिस एक में बेशक किसी इख्तलाफ किया हो, मगर बेंच जो है 3 रुकनी था और वो लेजिटिमाइज बेंच था जो चीफ जस्टिस ने खुद कॉन्स्टिट्यूट किया। उसके अंदर उन्होंने बाकायदा मना किया है कि आइंदा जब तक प्रैक्टिस प्रोसीजर बिल का एक्ट के मुताबिक अमल दरामद ना हो या उसकी कानून साजी ना हो, उस वक्त तक जो है आप कोई भी कार्रवाई 184(3) के तहत नहीं कर सकते। उन्होंने बाकायदा रिस्ट्रेंट आर्डर जारी किया हुआ है। उस रिस्ट्रेंट आर्डर के बावजूद और कानून के लागू होने के बावजूद गैर कानूनी काम करना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये उनके लिए मुनासिब नहीं है। मैं समझता हूँ ये जो कुछ भी कार्रवाई हो रही है ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी एक धब्बा है और आइंदा चंद दिन उनके रह गए हैं। इसके अंदर इखलाकी तौर पर भी उनको ऐसे अहम जो पॉलिसी साज केसेस हैं वो नहीं सुनने चाहिए। अगर सुने जस्टिस मंसूर साहब बहुत सही कहते हैं, इसको फुल बेंच सुने। इस वक्त 16 जजेस हैं, 16 के 16 जजेस बैठे और इस केस को सुने या इस तरह के अहम इम्पॉर्टेंट 184(3) के। पहली बात तो मेरी गुजारिश है तमाम केसेस को फारिग कर देना चाहिए, डेट इन ऑफिस कर देना चाहिए। 17 सितंबर 2 में कितने दिन रह गए जिसमें उन्होंने अभी 4 छोड़ना है 14-15 सितंबर को, तो ये तकरीबन कोई महीने से भी कम अरसा है। इस अरसे में उनको कोई अहम फैसला नहीं करना चाहिए और उनका जो है मुद्दत खत्म हो गया अपने मुलाजमत का, अब उन्होंने रिटायर होना है। इस अरसे में अगर अहम फैसले करेंगे
ان کو بدनीयती से देखा जाएगा। और दूसरी बात है कि उनकी ज़ात और उनके साथ जो 2 मेंबर के बेंचेज हैं उनके ऊपर सवालात हैं, उनके ऊपर रेफरेंसेज हैं, उनके ऊपर ऑडियो लीक्स हैं। इन सारी चीज़ों के बावजूद जो है वो काम कर रहे हैं। ये अपने आप को मजीद मुतनज़्ज़ा कर रहे हैं। आइन और कानून के लिहाज से वो ये मुकदमात अब नहीं सुन सकते हैं। तो ये जो कुछ कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के कमजोरी की तरफ इसको ले जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के यूनिटी को जो है वो खराब कर रहे हैं। ठीक है, अमानुल्लाह साहब आप साथ ही रहेगा। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा माहिर कानून है, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने नोट में कहा है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अदालती फैसले से कबल ही लागू हो चुका है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की मौजूदगी में नैब तरमीम के खिलाफ केस फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। आप इस पर ज़रा रहनुमाई फरमा दीजिए। देखिए टू फोल्ड है इसमें बात। एक तो वैसे ही जो है वो मुतालबा जो है किया जा रहा था और बहुत सारे केसों में मुतालबा किया जा रहा है कि केसेस को फुल कोर्ट सुने, और मेरा ख्याल है कि अगर फुल कोर्ट सुन लेती बहुत सारे केसेस तो शायद इस वक्त बहरान जो चल रहा है वो शायद ना होता, और कोर्ट के हवाले से जो चीज़ें जो अंडरमाइन हुई हैं वो भी शायद ना होती। तो वो थोड़ी सी जो मिसमैनेजमेंट चार्जेस को समझती थी या इस बात पे कि जी नहीं ये इसमें हमारी मर्जी है कि जिस तरह का बेंच बनाए, तो मेरा ख्याल है कि ये खराबी हुई है। उसमें मुल्क और कौम के लिए मामला ठीक नहीं हुए। वो हो जाता जो भी केस होता 63A से लेके और उसके बाद जितने भी केसेस थे राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, ये जो इस बहरान का बायस बने, जो बहरान बाद में पैदा हुआ वो उस कोर्ट के हवाले से, उसमें जितने भी केसेस थे अगर वो उसमें रिक्वेस्ट आई थी कि इसको फुल कोर्ट सुने तो इसमें हेजिटेट नहीं किया जाना चाहिए था मेरे ख्याल से। हेजिटेट करने के नुकसान ज़्यादा हुए हैं, और इसमें जो है ना वो आप देख लीजिए कि आज फैसले ऐसे भी हैं तो फैसले तो आप उसको कह सकते हैं मगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाई। तो जब वो ऐसे फैसले आप करें कि जो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सकते, तो उसकी वजह यह है कि वहाँ पे कहीं ट्रस्ट डेफिसिट है गवर्नमेंटल पार्ट पे या नेशन के पार्ट पे। फिर अगर इस तरह की ट्रस्ट डेफिसिट आ जाए तो ये खराबी हुआ करती है अदालत में। अदालत में तो चंद लोग होते हैं, उसके साथ तो एक इखलाकी ताकत होती है। तो जब इखलाकी ताकत की उसके ऊपर बुनियाद पे आपने फैसले मनवाने होते हैं तो उसमें एतमाद ज़रूरी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा माहिर कानून, अमानुल्लाह माहिर कानून, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने रहनुमाई फरमाई और इसके साथ साथ हमारे नुमाइंदे अमानत गशकोरी भी हमें आगाह कर रहे थे, आपका भी बेहद शुक्रिया। जस्टिस काजी फायज ईसा का जड़ावाला का दौरा, मसीही बरादरी के साथ इजहार यकजहती की गई। जस्टिस काजी फायज ईसा ने मुतासरा मकानात और गिरजा घरों का जायजा लिया। मुतासरा खानदान से गुफ्तगू करते हुए आपदीदा हो गए। कहा, गुमराहों के बेहंगम हजूम ने गिरजा घरों और मकानात को जलाया। बतौर मुसलमान, पाकिस्तानी और इंसान वाक़े पर दिली सदमा पहुंचा। गुमराहों का ये इक़दाम बानी पाकिस्तान की अक़लियतों को दी गई ज़मानत की खिलाफ वर्जी है। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने 24 न्यूज़ इस्लामाबाद ब्यूरो का दौरा किया। न्यूज़ रूम और प्रोडक्शन टीम के साथ मुलाकात की। इस मौके पर निगरान वज़ीर इत्तलात ने कहा, 24 न्यूज़ ने मुख्तसर अरसे में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ख़ुद को मनवाया है। 24 न्यूज़ की मुस्तनद खबरें और प्रोग्राम आवाम में मकबूल हैं। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, जानते हैं हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी से। अवैस आगाह कीजिएगा। मुर्तज़ा सोलंकी साहब जो है वो 24 न्यूज़ के ऑफिस इस्लामाबाद ब्यूरो में आए हैं। हम इनके बड़े मशकूर हैं, बड़े शॉर्ट नोटिस पे आए हैं। बहुत शुक्रिया आपकी यहाँ पर आमद का, और ख़ुद आप सहाफ़ी हैं और उम्मीद करते हैं कि सहाफ़ियों के मसाइल भी जो है उनको आप एड्रेस करेंगे। शॉर्ट सी मैं बात करूँगा सर जी, क्योंकि आपके पास टाइम भी कम है। ये बताएं कि जो जड़ावाला का जो वाक़या है उस पर अब तक की क्या पेशरफ्त है? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने कोई रिपोर्ट तलब की है, क्या वहाँ पर वो जाएंगे भी, या कोई अपडेट है उस वाले से? वो जाना चाहते हैं, उसकी तफसीलात मैं नहीं दे सकता। उसका वज़ीर-ए-आज़म हाउस जो है वो उसका ऐलान करेगा। लेकिन जो हमने पिछले दिनों देखा है कि हमारे बहुत सारे अमायदीन और हुक्काम वो वहाँ पर गए हैं। आज हमारे आने वाले जो चीफ़ जस्टिस हैं और सीनियर जो प्यूनी जज हैं काजी फायज ईसा साहब, वो भी तशरीफ़ लेकर गए। ये ज़ाहिर करता है कि बावजूद इस बात के कि हमारे मुआशरे में अदम बर्दाश्त का एक बीज जो एक अरसे से बोया गया था
وہ موجود ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, لیکن من حیث القوم ہماری جو قیادت ہے, سیاسی جماعتیں ہیں اور ہمارے ملک کے جو فیصلہ کرنے والے ہیں, وہ اس عمل کو ناپسند کرتے ہیں اور وہ تمام پاکستانیوں کو, تمام انسانوں کو جو اس ملک میں رہتے ہیں, ان کے برابر انسانی حقوق میں یقین رکھتے ہیں. اور جو دکھ ہمارے ان بھائیوں اور بہنوں کو پہنچا ہے اس کو اسی طرح سے محسوس کرتے ہیں. الیکشن کے حوالے سے کوئی اسٹریٹجی مرتب دی جا رہی ہے اور ڈیلیمیٹیشن کے حوالے سے بھی چیزیں چل رہی ہیں, شارٹ سے بتائیے گا, خبر ہمیں جاتے جاتے دے دیجیے گا کہ اس حوالے سے کیا بڑی پیش رفت ہو رہی ہے. میرے خیال میں ملاقات ہونا اپنے طور پر ایک بہت اہم بات ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کل کابینہ کی پہلا اجلاس ہوا تھا اور اس کے بعد میں گیا, میری ملاقات ہوئی چیف الیکشن کمشنر سے کابینہ کے اجلاس کے فوراً بعد, اور اب آپ یہ بتا رہے ہیں تو یہ اس سنجیدگی کا اظہار ہے کہ ہم اپنے کام کو اہم سمجھتے ہیں. جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے, اس کا شیڈیول جو حلقہ بندیوں کا ہے وہ الیکشن کمیشن پہلے دے چکا ہے, تو ہم الیکشن کمیشن کے آئینی ادارے کے بالکل پیچھے کھڑے ہیں. ہم ان کے اختیار کو بھی مانتے ہیں اور جو ان کی قانونی وضاحتیں ہیں اس کا بھی احترام کرتے ہیں. اس ملک میں ایک تحریری آئین ہے, عدالتیں ہیں, اور ہم قانون کی حکمرانی میں یقین رکھتے ہیں. اور یہ ایک اہم انیشیٹو تھا پچھلی حکومت کا, اور ہماری پوری کمٹمنٹ ہے کہ ہم اس پر عمل درآمد کریں گے. بہت شکریہ آپ کو 24 نیوز آمد. پی ٹی آئی نے شاہ محمود قریشی کی گرفتاری کا دعویٰ کیا ہے. پی ٹی آئی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ شاہ محمود قریشی کو اسلام آباد میں ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کیا گیا ہے. پولیس کی جانب سے شاہ محمود کی گرفتاری کی تصدیق نہیں کی گئی. پی ٹی آئی نے شاہ محمود قریشی کی گرفتاری کا دعویٰ کیا ہے. پی ٹی آئی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ شاہ محمود کو اسلام آباد میں ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کیا گیا ہے, جبکہ پولیس کی جانب سے اس گرفتاری کی ابھی تک کوئی تصدیق نہیں کی گئی ہے. شاہ محمود قریشی کو اسلام آباد میں رہائش گاہ سے گرفتار کیا گیا ہے. پی ٹی آئی رہنماؤں کی جانب سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے, جبکہ پولیس کی جانب سے شاہ محمود کی گرفتاری کی تصدیق نہیں کی گئی. پی ٹی آئی نے شاہ محمود قریشی کی گرفتاری کا دعویٰ کیا ہے. پی ٹی آئی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ شاہ محمود کو اسلام آباد میں ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کیا گیا ہے. پولیس کی جانب سے شاہ محمود کی گرفتاری کی تصدیق نہیں کی گئی. شاہ محمود قریشی کو گرفتار کر لیا گیا ہے. پی ٹی آئی کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی کو اسلام آباد میں ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کیا گیا ہے. وفاقی بیوروکریسی میں اعلیٰ سطح پر تقرر اور تبادلے. رفعت مختار کو آئی جی سندھ پولیس تعینات کر دیا گیا ہے, جبکہ غلام نبی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. کیپٹن ریٹائرڈ سیف انجم کو سیکرٹری سرمایہ کاری بورڈ اور اسد رحمان گیلانی سیکرٹری ایویشن ڈویژن تعینات کیے گئے ہیں. وفاقی بیوروکریسی میں اعلیٰ سطح پر تقرر اور تبادلے ہوئے. رفعت مختار کو آئی جی سندھ پولیس تعینات کر دیا گیا ہے, جبکہ غلام نبی میمن کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. اسی پر بات کریں گے. بابر شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں. بابر, ان پوسٹنگز کے حوالے سے بتائے گا. دیکھیے, وفاقی بیوروکریسی میں اعلیٰ سطح پر تقرر و تبادلے کیے گئے ہیں. رفعت مختار کو آئی جی سندھ پولیس تعینات کر دیا گیا ہے. پولیس سروس آف پاکستان گریڈ 21 کے رفعت مختار پنجاب حکومت میں تعینات تھے, جبکہ جو آئی جی سندھ ہیں غلام نبی میمن جو کہ اس وقت عمرے کی چھٹی پر ہیں, ان کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. اس کے علاوہ اسد رحمان گیلانی کو ایڈیشنل سیکرٹری انچارج ایویشن ڈویژن تعینات کیا گیا ہے. پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس گریڈ 21 سے اسد رحمان گیلانی سیکرٹری سرمایہ کاری بورڈ تعینات تھے. اس کے علاوہ سیکرٹری ایویشن ڈویژن کیپٹن ریٹائرڈ سیف انجم کا تبادلہ کر کے انہیں سیکرٹری سرمایہ کاری بورڈ مقرر کر دیا گیا ہے. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے اس تمام ضمن میں باضابطہ نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیے ہیں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ بابر آپ کا. صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف پارٹی کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل عطا تاڑڑ کی رہائش گاہ گئے. شہباز شریف نے عطا تاڑڑ کے والدین اور اہل خانہ سے ملاقات کی. انہوں نے سابق صدر رفیق تاڑڑ کی
मुल्क और कौम के लिए खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया। शहबाज शरीफ ने रफ़ीक ताड़ड़ की यादगार तस्वीर भी देखी। साबिक़ वज़ीर आज़म ने अता ताड़ड़ की मुल्क और पार्टी के लिए खिदमात को सराहा।